पैसा मिलने का कितना चांस बनता है। सहारा ने हाउसिंग और रियल एस्टेट पॉलिसी को ला करके जो पैसा इन्वेस्ट कराया था उसका कन्वर्जन सहारा ने किया और अब सहारा अपने निवेशकों को कन्वर्जन का जो बॉन्ड दिया है उसको अपना नहीं मानती, उन निवेशकों को अपना नहीं मानती, एजेंट को भी अपना नहीं मानती और ये बात कोर्ट के अंदर प्रूफ हो चुका है। उसके बाद जहां पर भी निवेशक और उनसे जुड़े लोग जिन भी नेताओं के पास गए हैं उनका नजरिया इनके आंदोलन को लेकर के, इनके भुगतान को लेकर के कितना स्पष्ट रहा है। दो चार स्पीच देने से नहीं होता। 13 करोड़ लोगों का भुगतान कराने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत होती है और ये नेता उसका नेतृत्व करते नजर नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सहारा भुगतान 2012 में नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के बाद सिद्धार्थनगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोर्ट तक की आदेश आ जाती है और सोचिए कि कितना गहरा ये साजिश किया गया है, कितना ज्यादा प्लानिंग के तहत किया गया है कि अपने नाम से ये प्रॉपर्टियां भी नहीं रखे हैं। साथियों नमस्कार। सहारा से संबंधित बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि काफी जगह चल रहे हैं। निवेशकों ने एफआईआर किए, उसमें जो है आगे केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में तो उसको दायरे में समेट दिया गया है। सहारा से भी केस जो 2012 से चला आ रहा है और साथ ही में 2022 से पिनाक-पानी मोहंती केस है। तो बहुत सारे आइए इन दोनों मेन केस के नीचे लग गए हैं। लेकिन सहारा निवेशक जो कि एफआईआर किए हैं पहले से, उन पर कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुनवाइयां चल रही हैं। ऐसे ही एक केस का मैं उदाहरण दूंगा और इस संविधान के बारे में और संविधान के लचीले सेक्शन के बारे में, साथ ही में जो संवैधानिक सिस्टम है वो कैसे इस संविधान को दो मुँहे तरीके से पालन करती है या करवाती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम करता है एक गरीब नागरिक के लिए और एक जो पैसे से संपन्न हो, बड़ी कंपनियां चला रहा हो, उसके लिए कैसे ये काम करती हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथियों, एक 2021 में निवेशकों की तरफ से सिद्धार्थनगर में केस दर्ज होता है अपने भुगतान के लिए और फिर उसमें रिस्पॉन्ड करना होता है सहारा समूह के मैनेजमेंट प्रबंधन पूरे सिस्टम को। नोटिस जारी होता है सिद्धार्थनगर कोर्ट से, जिसमें कि जो प्रमुख हैं मंजूर अली सिद्दीकी के साथ साथ उस नोटिस में 6 लोगों का नाम है। दूसरे नंबर पर हैं सुशील कुमार पांडे जी, तीसरे नंबर पर हैं शरद चंद्र मिश्रा जी, चौथे नंबर पर हैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी और 5वें नंबर पर हैं स्वप्ना राय जी के बाद 6वें नंबर पर ओपी श्रीवास्तव जी। कई नोटिस जाती है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है और पुलिस प्रयास करती है विवेचना में सहयोग करें ये लोग, लेकिन विवेचना में जांच में कोई सहयोग सहारा ग्रुप के लोग नहीं करते। समय बीतता जाता है, 2021 से 2023 तक आ जाता है, लेकिन विवेचना में जांच में कोर्ट के समक्ष इनके न आने की वजह से कोर्ट गैर जमानती वारंट भी जारी करता है। और सोचिए, धृष्टता की भी हद होती है, ढीठ ऐसे हैं ये लोग। मैं आगे वीडियो में और कुछ ऐसा विश्लेषण करूंगा मैं इन लोग के बारे में। इतनी धृष्टता कि ये कोर्ट के समक्ष विवेचना के समय नहीं गए, पुलिस के सामने नहीं गए और गैर जमानती वारंट होने के बाद भी ये हाजिर नहीं हुए। अंततः 11 फरवरी को इनकी संपत्तियों को कोर्ट करने का आदेश होता है। कोर्ट के आदेश में पुलिस का ऐसा कहना है कि इनके पास इनके नाम से संपत्तियां नहीं है। फिर पुलिस असहाय है, इनके नाम से जब कोई संपत्ति होगी, ये मिल नहीं रहे हैं। अब ये भूमिगत है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सहारा का ये स्थापना दिवस मनाया गया। कुछ लोगों को लेटर भी इनके तरफ से जारी किया जाता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ की बिजनेस पर, और अब सब लोग गायब हैं। और निवेशकों का कहना है अपने अधिवक्ता पंकज कुमार सोनी के माध्यम से कि ओपी श्रीवास्तव के जो पैतृक गांव है वहां जाएं और जो गांव है
हरैया और तहसील है सलेमपुर, डिस्ट्रिक्ट देवरिया, उत्तर प्रदेश में। उनके पैतृक आवास की भूमि को कुर्क की जाए, कब्जे में लिया जाए और निवेशकों का भुगतान नीलाम करके बेचा जाए, उस पैसे को भुगतान के रूप में दिया जाए। ये कुछ निवेशकों की सिर्फ बात है, लेकिन ये केस का ब्यौरा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आम सहारा निवेशकों के पास क्यूसाप से लेकर के बीच में जितनी कंपनियां, सोसाइटीज इन्होंने बनाई हैं, इनका नियत है भुगतान करने का? सहारा के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग इस बॉन्ड को क्यूसाप से लेकर के सोसाइटीज हो, उन्होंने एमआईएस में भारी रिटर्न रिफंड करने का पॉलिसी लाया था, ई स्कूट है, ऐसे तमाम ऐसे हैं पॉलिसी जिसमें इन्होंने भारी भरकम निवेश भी करवाया और साथ ही में कन्वर्जन करके जो रियल एस्टेट और हाउसिंग के बॉन्ड थे, कन्वर्जन करके ठगा भी। लेकिन आज के इस स्थिति में ये उस बॉन्ड को अपना बनाते ही नहीं, अपना मानते ही नहीं। उस निवेशक और एजेंट को ये अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट लेवल के केस के माध्यम से ये उजागर हो चुका है कि ये ना अपने निवेशक को सहारा के लोग मानते हैं, ना उनके बॉन्ड को यकीनन ये सही मानते हैं, ना ही एजेंट को वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो सहारा से भी केस है वो सीधा सा स्पष्ट है कि वो रियल एस्टेट और हाउसिंग के लिए लड़ा गया, उनके निवेशकों के लिए लड़ा गया। उसमें इन्होंने दिखा भी दिया है कि हमने सबका भुगतान कर दिया है और जो पैसा सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में पहले से जमा है और एस्क्रो अकाउंट में जो जमा होगा वो सिर्फ सहारा का ही होगा, क्योंकि सहारा ने जो लीगल पॉइंट है उस पर उन्होंने भुगतान कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट अगर वो पैसा रिलीज करेगी तो किसी न किसी कारण को दिखाते हुए सहारा को ही वो देगी। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सहारा से भी केस से वो पैसा उठा करके दूसरे पॉलिसी होल्डरों को, वो भी विशेष करके कन्वर्जन किए गए बॉन्ड के होल्डरों को वो देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या आपको लगता है कि जो एक छोटे लेवल पर कुछ निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए आगे नहीं आया है, ना निवेशक को अपना माना, ना एजेंट को माना, ना ही कभी रिस्पॉन्ड देने की जरूरत समझी, ना ही पुलिस की विवेचना में गए? अब उसमें पुलिस की गलती है, जानबूझकर वो इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, ये सब बात की बात है। लेकिन हुआ तो यही ना, एक छोटे से कुछ निवेशकों के पैसों को वापस करने के लिए पूरा प्रबंधन छिपा रहा, अब तक छिपा है कोर्ट की नजर से। तो क्या आपको लगता है कि 13 करोड़ निवेशक को जिनको कन्वर्जन का ये बांड दिए हैं उनको पैसा देने के लिए आगे आएंगे? कभी भी आगे आएंगे? आप सोचिएगा जरा। जो छोटे लोगों को पैसा देने के लिए छोटे ग्रुप में जो एफआईआर की है उनको नहीं दे पा रहा है, वो 13 करोड़ निवेशकों के लिए क्या ये स्वीकार करेगा कि ये निवेशक हमारे हैं, ये बांड हमारा है, हम देंगे? नहीं। ले दे करके, हालांकि मेरी कुछ बात से आप इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, आप मान भी नहीं सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर के अब शब्द भी बोलना शुरू कर दें, लेकिन आप सोचिएगा कि 2008 के बाद जब ये पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग के माध्यम से जमा कराते गए और मैच्योरिटी में समस्याएं खड़ी करती गए, तो 2012 से केस शुरू होता है, फिर ये क्यूसाप 2011-12 से शुरू होता है, फिर सोसाइटी जाती है, 14-15 आते आते काफी पैसा इनके पास होता है। कोर्ट के आदेश के बाद भी ये पैसा रिफंड तब भी नहीं किए थे, आज भी गायब है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये कुछ नहीं किए थे और फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सिद्धार्थनगर के कोर्ट के आदेश तक आ जाती है, लेकिन ये गायब। तो इस समय इतने मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि 2008 से लेकर के 2025 आ गया है, इसके बीच में कुछ आदान प्रदान इन्होंने किया होगा, कुछ लोगों को दिया होगा, जो नए प्लान बनाए हैं उसकी मेच्योरिटियां की होंगी, क्योंकि मेच्योरिटियां करेंगे नहीं तो वो लुभाएंगे कैसे आम जनता को कि ये प्लान चल रहा है, मेच्योरिटी आ रही है, 2 साल 3 साल पर मेच्योरिटी आ रही है। तब तक इन्होंने ढेर सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए तो मेच्योरिटी कुछ ना कुछ करेंगे जनता के बीच में। तो किए 10 को लूटे 10,000 को, इस तरह से खूब अच्छा इन्होंने प्लान बदल बदल करके पैसा भी इकट्ठा किया और जो सोसाइटीज के पोर्टल के माध्यम से पैसा जा रहा है कुछ लोगों को, वो उस पॉलिसी में कुछ ना कुछ पैसा इन्होंने
रियल रूप से जमा करा है, जिसको कि पोर्टल स्वीकार कर रही है, उनका 10,000 हो, 50,000 हो या कुछ कम हो, और आने वाले हो सकता है कि और भुगतान उनको दिया जाए ज्यादा होगा तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं जब ये चीज कह रहा हूं तो हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ लोग सहारा के जो है लिए अपशब्द बोलते हैं, कुछ लोग सरकार की बात रखने पर अपशब्द बोलते हैं, लेकिन अपशब्द हम लोग सुनते हैं, क्या करेंगे। लेकिन चीजें रखनी, जो जरूरी चीजें हैं उसको रखना हम लोग का काम है। आप ध्यान करिएगा कि 2012 के बाद आपका पैसा मिला किसके माध्यम से है, चाहे वो 10 रुपए हो या 50,000 तक का, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 35,000 किसी का पूर्ण पेमेंट मिला हो, लेकिन दिया किसने है, मिला किसके माध्यम से है। और इतने वर्षों में आपके लिए 2008 से ये मामला शुरू होता है, 2013 तक एक गवर्नमेंट थी, 2014 से दूसरी गवर्नमेंट अब तक चली आ रही है। और आपका जो सवाल है अपने भुगतान के लिए, निवेशकों के साथ जो एनजीओ जुड़े हैं, ट्रस्ट जुड़े हैं, ऐसे तमाम लोग जो एक ग्रुप बना करके निवेशकों के लिए काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार रही हो, चाहे वो बिहार रहा हो, या देश का कोई ऐसा स्टेट जहां सहारा प्रमुख रूप से काम की है, बहुत सारे निवेशकों का जहां से पैसा लेकर के वो भगी है, तो ऐसे तमाम एनजीओ, ट्रस्ट, निवेशकों का जो ग्रुप संचालन करने वाले हैं, सभी नेताओं से मिले, सभी लोगों से अपना पक्ष रखे हैं, और ये बातें संसद में, कोर्ट में उठाने के लिए, एक आंदोलन का स्वरूप देने के लिए सबसे कहे हैं। पैसा किन लोगों ने दिलवाया आपका, कितने लोग सड़क पर आपके साथ गए और ले दे करके। मेरा कहने का मतलब यही है कि इतने वर्ष में, लगभग 15-17 साल में, पैसा अगर आपको कुछ लोगों को सहारा के ऑफिस से भुगतान हुआ होगा, या फिर पैसा बिल्कुल फंस जाने के बाद, ऑफिस बंद हो जाने के बाद कुछ लोग को ही सही 2200 करोड़ रुपए के आसपास पेमेंट हुआ है। ये पेमेंट किसने किया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पोर्टल बना, पोर्टल के लिए उन्होंने पैसा स्वीकृत कराया सरकार ने, सहकारिता मंत्रालय ने, और उस 5,000 करोड़ में से पैसा 2200 करोड़ के आसपास जो 11 लाख प्लस निवेशकों को दिया गया है, ये सिर्फ इस पोर्टल के माध्यम से ही हुआ है। जिनको समझना है वो समझ सकते हैं, उनका तर्क अपना है कि बीजेपी चोर है, बीजेपी के अमित शाह ने पैसा खा लिया है, डकार लिया है। कुछ लोग अब ये भी बोल सकते हैं कि हमने भी पैसा खा लिया है। मैं भी गोदी मीडिया की तरह बीजेपी के लिए बात कर रहा हूं। आप कुछ भी कहिए, लेकिन आकलन आप करिएगा कि पिछले 15-17 साल में सहारा ऑफिस के अलावा अगर आपका भुगतान आंशिक रूप से ही अगर कुछ हुआ है तो किसके माध्यम से हुआ है, पैसा मिलने का कितना चांस बनता है। सहारा ने हाउसिंग और रियल एस्टेट पॉलिसी को ला करके जो पैसा इन्वेस्ट कराया था, उसका कन्वर्जन सहारा ने किया, और अब सहारा अपने निवेशकों को कन्वर्जन का जो बांड दिया है उसको अपना नहीं मानती, उन निवेशकों को अपना नहीं मानती, एजेंट को भी अपना नहीं मानती, और ये बात कोर्ट के अंदर प्रूफ हो चुका है। उसके बाद जहां पर भी निवेशक और उनसे जुड़े लोग जिन भी नेताओं के पास गए हैं, उनका नजरिया इनके आंदोलन को लेकर के, इनके भुगतान को लेकर के कितना स्पष्ट रहा है। 2-4 स्पीच देने से नहीं होता। 13 करोड़ लोगों का भुगतान कराने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत होती है, और ये नेता उसका नेतृत्व करते नजर नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सहारा भुगतान 2012 में नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के बाद सिद्धार्थनगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोर्ट तक की आदेश आ जाती है, और सोचिए कि कितना गहरा ये साजिश किया गया है, कितना ज्यादा प्लानिंग के तहत किया गया है कि अपने नाम से ये प्रॉपर्टियां भी नहीं रखे हैं। अब सोचिए जरा सा, कुछ निवेशकों के एफआईआर पर पोल खुल गई इनकी कि कितना प्लानिंग इन्होंने किया था कि इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। ये जानते थे कि अंततः जब मामला कोर्ट में फंसेगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे, हम लोग की प्रॉपर्टियां जब्त होंगी, तो इनके नाम से कुछ है ही नहीं। वेल सेट प्लान ये करके एजेंट के माध्यम से निवेशकों को ठगा गया, कन्वर्जन किया गया। ये हजारों करोड़ रुपए के मालिक बने पड़े हैं, पैसे के दम पर बच भी रहे हैं, और
ये संविधान इनको बचा रहा है। ये संविधान 10,000 के एक गरीब के चोरी को कई वर्ष तक जेल की सजा दिला देता है, लेकिन ये संविधान करोड़ों निवेशकों को ठगने वाले को गिरफ्तार तक नहीं करवा पाता है, पकड़ नहीं पाता है, उनके संपत्तियों को कुर्क नहीं करवा पाता है। ये अभिनेताओं को केस में पकड़ता है और जमानत देता है, फिर वो केस की फाइल दोबारा तारीख पड़ती भी नहीं, खुलती भी नहीं, और वो अभिनेता जो है जमानत पर घूमते रहते हैं, आजाद रहते हैं। राजनेताओं को जमानत दी जाती है चुनाव में प्रचार करने के लिए, दंगे के आरोपियों को चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दे दी जाती है, लेकिन किसी गरीब परिवार का कोई अगर छोटा अपराध करके जा करके फंस गया हो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को सिर्फ दिन में 8 घंटे के लिए प्रतिदिन जमानत नहीं दी जा सकती कि वो जाकर के कमाए और कमा करके अपने परिवार का, बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने बूढ़े अगर माता पिता है तो उनका वो पेट भर सके, रोटी के लिए पैसे कमा करके वो दे सके। उसको 8 घंटे की ये संवैधानिक संस्थाएं और ये न्यायालय नहीं जमानत देती है। जमानत मिलती किसको है, ये मैंने वीडियो में आपको बताया। ऐसे संविधान, लचीले एक्ट, सैंक्शन उसके और उसको पालन करने और कराने वाले लोग इस सिस्टम के अंदर कैसे हैं, ये आप सोचिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।